हेलो एवरीवन। तो एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। चैप्टर 9 है आपका पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है, क्लास 11 का। जानते हैं कि भाई क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे लिविंग डॉक्यूमेंट। जैसा कि आपको पता था कॉन्स्टिट्यूशन, पहले पीछे का थोड़ा जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन द 26 नवंबर 1949। इट्स इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मली स्टार्टेड द 26 जनवरी। देखो, इसकी टोटली पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात करें कि अडेप्ट कब करा था तो 26 नवंबर को करा था, और बात करें इम्प्लीमेंट कब करा था, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट और 26 नवंबर 1949 के समय हमारे कुछ आर्टिकल जो थे इम्प्लीमेंट हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ था। पूरी तरह से को एग्जिस्टेंस में कब आया था? 26 जनवरी 1950 में, ठीक है। मोर देन द 55 ईयर आफ्टर दैट द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू द फंक्शन एज द फ्रेमवर्क विद इन द विच द गवर्नमेंट ऑफ द आवर कंट्री। अगर हम देखें कि हमारी कंट्री में वही 55 साल पुराना, मतलब अभी तो भाई बहुत ज़्यादा साल पुराना हो गया, 50 से लगाएं हिसाब कितना हुआ, 55 75, हाँ 74 साल 76 साल पुराना जो संविधान है वो अभी तक चलता आ रहा है। क्यों? क्यों भाई ऐसा कैसे? जो है क्या वो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो इतना लिविंग है कि भाई 70 साल पुराना जो संविधान है वो अभी तक चलता आ रहा है, रिटर्न में है वो भी, क्या उसमें चेंजेस नहीं हुए? अमेंडमेंट्स वगैरह हुई हैं, उसको उसी की वजह से जो है हम लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इस चीज़ को आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। लॉट ऑफ क्वेश्चन विल केम इन अवर माइंड दैट इट इज़ अ दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ गुड दैट इट नीड नो चेंज। क्या हमारा संविधान जो है इतना अच्छा है कि हमें उसमें ज़रूरत ही नहीं है बदलाव की? नहीं भाई, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे इस चीज़ की। आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, वॉज इट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर सो फार साइटेड एंड वाइज दैट दे हैड फोर सीन ऑल द चेंजेस दैट वुड टेक प्लेस इन द फ्यूचर। क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे वो इतने पारदर्शी दूरदर्शी थे कि भैया उन्होंने सारे चेंजेस पहले ही कर दिए थे जो भी हमारे भविष्य में आने वाले? नहीं, पढ़ते हैं आगे। उन्होंने वो चीज़ तो नहीं करी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा हथियार दे दिया जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट इवन हो कि 1000 साल बाद भी चलते ही रहेगा बाय द अमेंडमेंट, ठीक है। द आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज यस। वी हैव इनहेरिटेड अ वेरी रोबस्ट, मतलब एक बहुत मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे पास है। बनवाया, बनवाया मतलब बनाया हमारे लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी फार साइटेड एंड प्रोवाइड फॉर मैनी सोल्यूशन फॉर द फ्यूचर। पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतने सारे संविधान बनाने वाले जितने भी थे, इतने संविधान हमारे को दे के गए कि भविष्य के लिए हमें कोई दिक्कत ही ना हो। हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू द सर्व द कंट्री। अब ये पूछता है कि क्वेश्चन कि भैया एक क्वेश्चन बनते हैं कि कैसे एक ही कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को जो है सर्व करता रहेगा, ठीक है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द नेसेसिटी ऑफ द मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी। समाज में जिस तरह की भाई ज़रूरत पड़ रही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी तरीके से ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई होता रहता है बाय द पार्लियामेंट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू द पार्लियामेंट, ठीक है। इन द एक्चुअल वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैज़ बीन इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द इंटरप्रिटेशन। हमारा एक तो पार्लियामेंट इतना महान है, लेजिस्लेचर इतना महान है कि भाई जो है इंटरप्रिटेट करता रहता है लॉज को। अगर कोई पुराना हो गया तो उस पर इंटरप्रिटेट करता है। अगर समाज को उस तरीके की नए कानून की ज़रूरत है, उसी के ऊपर जो पहले सा कानून एग्जिस्ट कर रहा है तो नया आ जाता है, ठीक है, बाय द पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड द जुडिशियल रूलिंग हैव द सोन मैच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें दोनों की बात करी गई है कि पॉलिटिकल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बॉडी इवन की साथ में हमारी जो जुडिशरी रूलिंग बॉडी है वो भी क्या करती है, मैच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है जब संविधान को जो है लागू करना होता है। दीज अबोव फैक्टर हैव मेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट रादर देन अ क्लोज्ड एंड स्टैटिक रूल बुक, ठीक है। तो यही जो चीज़ है ना, जो हम जुडिशरी के इंटरफेयर कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन करवा रहे हैं लो का, जो हमारे लॉज बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये क्या है? यही तो लॉन्ग लीव कर रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। जहाँ गलत लग रहा है, जहाँ लग रहा है कि समय के साथ ये नहीं बैठ रहा है तो उसको चेंज कर देते हैं बाय द पार्लियामेंट एक्ट। These above factor have made our constitution a living document rather than the closed and static rule book, ठीक है। यही चीज़ है चैलेंज इशू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सॉल्यूशन। चैलेंजिंग इशू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सॉल्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी डॉक्यूमेंट। टाइम कितना हो गया, एक मिनट चेक करने दो, 12 बजने वाले हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी डॉक्यूमेंट दैट द प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द फ्यूचर एज वेल, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट है, प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कैसे भविष्य में काम करेगी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड द चैलेंजेस दैट मे अराइज इन द फ्यूचर,
ठीक है, कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए समर्थ है, ठीक है, किसी भी तरह के चैलेंज को क्या कहते हैं, अगर मान लो कोई चैलेंज जो है, कोई भी इशू जो है भविष्य में मिलता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना समर्थ है कि उस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हैव समथिंग दैट इट इज़ कंटेम्प्रेरी एंड समथिंग दैट ही हैज़ मोर ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोट अ फ्रोजन एंड अर्टेबल डॉक्यूमेंट। क्या कह रहा है कि भाई जो हमारा संविधान है ना, कोई ऐसा कोई फ्रिज नहीं हो गया है कि भाई नहीं जम गया तो जम गया, यही चलेगा, ऐसा नहीं। अनअल्टरेबल कि भाई इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ सकता, है ना, ऐसा नहीं है हमारा डॉक्यूमेंट। हमारा जो डॉक्यूमेंट मतलब संविधान हमारा ऐसा नहीं है। चेंज भी आएगा समाज की क्या कहते हैं, समय के हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। द कॉन्स्टिट्यूशन और आया आता रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। एक मिनट, सॉरी। सो हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी क्या है, फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन किसका, जो हमारा लोकतांत्रिक जो है, हमारा जो है गवर्नेंस है समाज का, उसका। हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ कि कैसे अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को करना है। अगर आपने मेरी प्रीवियस सारी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने अमेंड की भी बात करी है। ठीक है, आर्टिकल 368 सबसे बड़ा वेपन है। वेपन मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ वेपन, टूल जो भी है, क्यों, यही जो है 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है। अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट पावर अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन। हम एडिशन कर सकते हैं, वेरिएशन और रिपील भी कर सकते हैं प्रोविजंस को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। ठीक है, जिस तरह से 368 के अंदर जो है जिस तरह दे रखा है कि भैया कैसे जो है प्रोविजंस को रिपील करना है, एडिशन करना है, कुछ भी या वेरिएशन लाना है, तो उस हिसाब से। ठीक है, बैलेंसिंग अप्रोच है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, कैसे, चलो जानते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ सो रिक्वायर्ड, जैसे मान लो जब ज़रूरत पड़े तब रिक्वायर, उस हिसाब से जो है अमेंड कर दो। बट इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अननेसेसरी फ्रिक्वेंट चेंज। ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी आके अमेंड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल एक अमेंडमेंट लाता है कोई भी गवर्नमेंट आके, कहता है कि हमारा देश सोवरेन नहीं रहा, है ना, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। फॉर एग्जांपल ऐसा आता है कि हमारा देश का, भाई हम ऐसा लाते हैं कि जो है हम, कोई मान लो ऐसा कोई गवर्नमेंट लाता है, कोई कोई गवर्नमेंट बोलता है कि मैं तो अरुणाचल जो है चाइना को दे रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट सोवरेनिटी पे सवाल उठ गया ना भाई। तो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं हिला सकता। ठीक है, ये अननेसेसरी है, फ्रिक्वेंट चेंजेस है। ऐसा कोई लाता है कि नहीं भाई इस देश का जो है एक समुदाय का वोटिंग राइट छीन लेंगे, तो ये क्या है फिर, ये वेरी अननेसेसरी है, फ्रिक्वेंट चेंजेस हैं जो कि नहीं हो सकते हैं। इन अदर वर्ड, और होता भी है तो फिर जुडिशरी रिव्यू, मतलब जुडिशरी के पास भी बहुत तकड़ी पावर है अगर पार्लियामेंट के पास है तो। ठीक है, जुडिशरी रिव्यू की। इन द अदर वर्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्लेक्सिबल एंड द एट द सेम टाइम रिजिड। क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है, लचीला है हमारा, लेकिन सेम समय सेम टाइम पे कठोर भी है। फ्लेक्सिबल मीन्स ओपन टू चेंजेस, कि भैया चेंज हो सकता है। रिजिड मीन्स रेजिस्टेंट टू चेंजेस, कि ऐसा नहीं कि कुछ भी चेंज हो जाएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी वेरी इजीली चेंज और मॉडिफाई इज कॉल्ड ऑफन फ्लेक्सिबल। जब कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ ऐसे प्रोविजन जो बड़े आसानी से आपका क्या है हो जाए सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो वो जो है आपका फ्लेक्सिबल कहला जाता है। इन दिस केस कॉन्स्टिट्यूशन विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड देर एज दे आर डिस्क्राइब। जैसे आपको मान लो जिसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, अरे भाई पहले जो है टोटल स्ट्रेंथ जितनी भी है उसके 50% मेंबर ऑफ जो है आपका जो है ज़रूरत होनी चाहिए, और उसके बाद जो 50% अवेलेबल थे उसके अंदर उसमें फिर 2/3 जो है उनका सपोर्ट चाहिए, तो इसे स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो लाए तो उसमें वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वहीं रिजिड भी बना देता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइन बोथ दिस करेक्टरिस्टिक, दोनों करेक्टरिस्टिक को जो है जोड़ता है। करेक्टरिस्टिक्स, कभी कभी भाई मेरा प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है, वो बस रात इतनी हो गई है ना, नींद हो रही है मुझे। ठीक है, पढ़ाते हैं, फोकस करो मनीष। ठीक है, ए फॉल्ट और मिस्टेक इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई भी तरह का फॉल्ट या मिस्टेक होता है हमारे संविधान में, वेन एवर सच मिस्टेक वुड कम टू द लाइट द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी इजिली अमेंडेड एंड टू एबल टू गेट रीड ऑफ दिस मिस्टेक्स। ठीक है, then there were some provision in constitution that were temporary nature and it was decided that these could be altered। ठीक है, लेटर एंड वंस अ न्यू पार्लियामेंट वॉज इलेक्टेड, जब भी कोई नया पार्लियामेंट बनता है ना, तो अगर जिस तरह से कोई प्रोविजंस हैं जो कि टेम्परेरी नेचर थे उसको जो है चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, हाउ टू अमेंड, एक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा था तो इसको मैंने इसमें जोड़ा हुआ है। हाँ, मैंने ऊपर बताया सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस लेजिस्लेचर ऑफ हाफ द स्टेट। ठीक है, यही चीज़ है, अभी आगे हम वही पढ़ेंगे।
ऑल द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। किसी भी तरह का अमेंडमेंट होगा, ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, नहीं, पार्लियामेंट में ही होगा, ठीक है। पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेचर बॉडी है वो करेगी, बिसाइड द स्पेशल मेजोरिटी इन द, हालांकि एग्जीक्यूटिव भी पार्लियामेंट के अंदर ही आ जाता है, मैं थोड़ा बाहर जा रहा था। विदाउट द स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट नो आउटसाइड एजेंसी लाइक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन और सेपरेट बॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी सेपरेट बॉडी जो है अमेंड नहीं कर सकती है ना, या एजेंसी जो है आउटसाइड जो है बाहर पार्लियामेंट के वो अमेंड कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट बिल लाइक ऑल अदर बिल गोज टू प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। फिर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या, प्रेसिडेंट, उसका असेंट मिलेगा, देन वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। पहले लेजिस्लेचर से अप्रूव्ड होगा, देन उसके बाद पार्लियामेंट से जब निकल के जो जो है आपका जो है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएगा, प्रेसिडेंट अपना असेंट अप्रूव करेगा, देन वो जो है लॉ कहीं जाके बनेगा कोई भी बिल, ठीक है। प्रेसिडेंट हैज़ नो पावर टू सेंड इट बैक फॉर द रिकन्सिडरेशन। पढ़ रखा है, प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो दोबारा दे देगी, ले भाई ये ठीक नहीं लगा मुझे, ऐसा नहीं कर सकता। हमारे देश में कोई यूएसए का प्रेसिडेंशियल रूल नहीं चल रहा है, हमारे देश में किसका चल रहा है, किसका चल रहा है इलेक्टेड पीपल्स का चल रहा है। कौन इलेक्टेड है, जो हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं, है ना, पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, जो कैबिनेट हेडिंग बाय पीएम आपने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ा रखा है। दिस डिटेल शो हाउ रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड द अमेंडिंग प्रोसेस कुड हैव बीन। ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल आर empowered टू कंसिडर एंड टेक फाइनल डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ द अमेंडमेंट। अमेंड इलेक्टेड जो भैया चुन के गए हैं, बस वही लोग जो है एम्पावर्ड हैं कंसिडर करने के लिए और निर्णय लेने के लिए, या कोई भी अमेंडमेंट पर सवाल उठाने के लिए या करने के लिए अमेंडमेंट को। स्पेशल मेजोरिटी पढ़ते हैं, चलो आओ। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। कोई भी तरह का अगर अमेंडमेंट करना है संविधान में, जो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो। अब छोटे मोटे मान लो किसी स्टेट का भाग बनाना है तो वो तो ऐसे ही हो जाता है सिंपल मेजोरिटी की, लेकिन अमेंड करना है तो स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। इन द फर्स्ट प्लेस दोज वोटिंग इन फेवर ऑफ अमेंडमेंट बिल शुड बी कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टैंड ऑफ द डेट हाउस। कोई भी एक हमारा पार्लियामेंट का हाउस है मान लो, ठीक है, उसकी जो टोटल स्टैंड है, मान लो कि अगर 543 सीट है लोकसभा की, ठीक है, मान लिया 543 है, 543 में से टोटल जो है हाफ है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। हाफ मतलब आप मान लो 100 है, मान लो 100 में से 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, मिनिमम 50 होनी चाहिए, 51 होनी चाहिए, ठीक है, तो वो मिल गया सपोर्ट। अब उसमें भी आगे पढ़ते हैं। सेकेंडली द सपोर्टर ऑफ द, सेकेंडली जो हमने वो जो 50 जो है 50 लोगों ने जो सपोर्ट करा 100 में से, अब वो 100 में से जो 50 लोगों ने सपोर्ट करा वो भी जो है अगर बिल जो है अमेंड करना चाह रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 ऑफ द हु एक्चुअली पार्टी। अब 50 में से जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा था उनके वो तो चाहिए प्लस 2/3 जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था। 543 के 543 हो नहीं सकते पार्लियामेंट में। मान लो भैया 100 का मैंने एग्जांपल लिया था, 543 से थोड़ा आप डिफिकल्ट आप कंफ्यूज हो गए, 100 लिया था, मान लो अवेलेबल सिर्फ 80 थे, तो उनका एक तो आधा तो 100 का आधा 50 तो चाहिए था, साथ में अब उनके 2/3 भी चाहिए। तो ये जो होता है स्पेशल मेजोरिटी, बहुत रिजिड है, बहुत रिजिड है, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अभी इसमें नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है। नोट्स बनाओ, ये बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं, 11th क्लास के हिसाब से समझो, बहुत बढ़िया। आगे चल के इन डिटेल पढ़ोगे जब पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करोगे, ठीक है। मास्टर्स अभी फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ, मेरी होने वाली है मास्टर्स, ऑलमोस्ट सेकंड ईयर चल रहा है, और उसके साथ मेरा लॉ भी चल रहा है, अगर आपको नहीं पता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से, और मेरी मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस इग्नू से चल रही है। हिस्ट्री मैंने बैचलर्स कर रखे जाकिर हुसैन कॉलेज से। चलो ये तो हो गई मेरी बातें, बाद में बात करते हैं, ठीक है। हाँ, यूजीसी नेट भी दे रखा है, 1-2 मार्क्स से अभी रहा हूँ मैं, अभी 22 साल का ही हूँ, तो देता हूँ, इस बार ट्राई करूँगा अगेन, देन उसके बाद जो है निकाल लूँगा, करूँगा इसमें पीएचडी वगैरह करूँगा। चलो छोड़ो ये सब। बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मस्ट पास द अमेंडमेंट बिल सेपरेटली इन द सेम मैनर, देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर द जॉइंट सेशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि दोनों हाउस को जो है अमेंडमेंट बिल सेपरेटली इन द सेम मैनर में पास करना होगा, है ना। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सेशन कि भैया राज्यसभा लोकसभा सब एक साथ आ गए, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फॉर एवरी अमेंडमेंट बिल दिस स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड कि भैया एक जगह से पास हुआ फिर जैसे दूसरी बार राज्यसभा में गया तो वो स्पेशल मेजोरिटी है। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द अमेंडिंग प्रोसीजर इज दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन द ब्रॉड सपोर्ट अमॉन्ग द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पार्लियामेंट्रीज, ठीक है। रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट की भैया स्टेट का रेटिफिकेशन क्या है, कैसे रेटिफाई करता है। फॉर सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजोरिटी इज नॉट सफिशिएंट। जरूरी नहीं है कि कुछ आर्टिकल्स में दे रखा है कि भाई स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही जो कुछ
कुछ भी अमेंडमेंट कर दिया, नहीं, किसी किसी में स्टेट का भी कंसेंट चाहिए। स्टेट बोलेगा कंसिडर करेगा तो बोलेगा कि भाई कंसिडर करो, तो यूनियन या सेंटर को है जो है आपका कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। When the amendment aim to modify an article related to the distribution of the power between the state and central government or article related to representative, it is necessary that the state must be consulted। क्या बोला, जो मैंने बताया वही लिखा है इंग्लिश में, ठीक है। एंड दैट दे गिव देयर कंसेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ensured by this providing that the legislature of the half of the state have to pass the amendment bill before the amendment come into the effect। स्टेट का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। ये इतने 4 लाइन बता रही है कि स्टेट का भी इसमें रोल है। वाई हैव देयर हैज़ बीन सो मैनी अमेंडमेंट, क्यों भाई इतने ज़्यादा अमेंडमेंट है। देर इज़ ऑलवेज क्रिटिसिज्म अबाउट द नंबर ऑफ अमेंडमेंट, कि भैया अभी तक जैसे 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, आई थिंक सो, ठीक है। इट इज़ सेड दैट देर हैव बीन फार टू मैनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। On the face of it, the fact that 93 amendment took place 95 year does, मतलब कि भैया 95 सालों के भीतर 93 जो हैं आपके अमेंडमेंट हो गए, है ना। seem to be somewhat odd। amendment are not only due to political consideration bearing the first decade after the commencement of the constitution, every decade has witnessed steady stream of the amendment, ठीक है। This means that the irrespective of the nature of the politics and other party power amendment were required to made from time to time। मतलब भैया पॉलिटिकली जिस तरह से पार्टी जो आई अपनी क्या कहते हैं सत्ता में, उन्होंने अपने हिसाब से चेंज करते रहे। साथ में जो रिक्वायर रही वो भी जो है चेंज होता रहा अपने संविधान में, ठीक है। जैसे मान लो कि अब आपका जीएसटी का ही आया था, हमारा आपका आया था भी, जैसे 15% जो है पार्लियामेंट में वुमेंस को सीट रिजर्व होगी, लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये अभी तक, ठीक है। 105वां शायद यही था। अब एक आपका आया था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन नहीं कोई। ये तो भाई समाज में जिस तरह से देश चल रहा है हमारा, जिस तरह से रिक्वायर होगा वैसे वैसे पार्लियामेंट एक्ट जो है पास करेगा। तो ये तो मैंने 3-4 अमेंडमेंट बताए हैं। मेजर अमेंडमेंट तो बहुत खतरनाक अमेंडमेंट हुए हैं। 42वां अमेंडमेंट पढ़ो, सबसे खतरनाक, ठीक है। कंटेंट ऑफ अमेंडमेंट मेड सो फार, कि भैया किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट आर कैटेगराइज इनटू द टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस दैट क्लैरिफाई विदाउट द अल्टरिंग द ओरिजिनल प्रोविजन सिग्निफिकेंटली, ठीक है। कि टेक्निकली और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लाना है तो ला सकते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल प्रोविज़न नहीं हटा सकते, है ना। ऐसा नहीं कि भैया कि एक जो है आपका जो है आईएएस है, आईएएस जो है देश चलाएगा, और एकदम से लाते हो कि नहीं अब तो आईएएस देश नहीं चलाएगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं। मतलब मनमानी करके एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल कोई भी प्रोविजंस है उनको आप मनमानी करके चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही है कि जजेस की सैलरी होगी या रिटायरमेंट हो गया, कि भाई एक जज जहाँ 62 साल पर हाईकोर्ट का रिटायर्ड हो रहा था, वो जो है अब कितने पे हो जाएगा, 50 साल पे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं लाया जा सकता। जो ओरिजिनल है बन गया, ठीक है। ओरिजिनल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि एक जज की एज इतनी होनी चाहिए रिटायरमेंट की, एक सुप्रीम कोर्ट के जज की इतनी होनी चाहिए, तो वो चीज़ ओरिजिनल ही है, उस चीज़ को नहीं हटा सकते, ठीक है। पर्पस दिस अमेंडमेंट इंश्योर लीगल कंटिन्यूटी एंड फंक्शनैलिटी। पर्पस यही था कि भाई इस चीज़ को सेव रखने का, कि भैया इसकी जो दिस अमेंडमेंट इंश्योर द लीगल कंटिन्यूटी, कि भैया हमारा जो है संवैधानिक कानूनी तौर से चल रहा है, फंक्शन पे है, फंक्शन चलता ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि रुक गया है और एक ही डॉक्यूमेंट के थ्रू हमारा जो है रुका हुआ है और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अडप्टिंग प्रोविजन टू करंट नीड फाइल प्रिजर्विंग द एसेंस ऑफ द ओरिजिनल लॉ। साथ साथ जब हम जो करंट प्रोविजंस को अडप्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो पुराने जो ओरिजिनल लॉज हैं उनकी भी हम प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिफरिंग द इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन वर ऑफन मेड ड्यू टू द क्लैशेस बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन। अमेंडमेंट आपका जो है आपको देखने को मिलता होगा कि भाई जुडिशरी और गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन हो रही है। भाई गवर्नमेंट ने कोई लॉ ला दिया, जुडिशरी बोल रहे हैं नहीं ये कैसे ले आए तुम। फॉर एग्जांपल आपका एक अमेंडमेंट आया था, मैं बताऊँ 99 अमेंडमेंट था वो, ठीक है। ये क्लैश हुआ था, 99 अमेंडमेंट था शायद, हाँ। ये नजैक बोलते हैं उसे, एनजेसी को, कि भैया जब भी आपका कोलेजियम सिस्टम है, जज बिल्कुल आपको पता है इंडिपेंडेंट बॉडी, हम डेमोक्रेसी नेशन में रहते हैं। तो जैसे क्या है कि इसमें लेजिस्लेचर ऐसा कानून लाया था कि हम भी इंटरफेयर कर सकें, मतलब प्रेसिडेंट भी अवेलेबल रहेगा जब सुप्रीम कोर्ट का वो होगा, क्या कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को सीजे बनाने की बात हो रही होगी या जजिस के सिलेक्शन की बात हो रही है, तो उसमें भाई जज खुद करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम के तहत, है ना। कोई लेजिस्लेचर उसमें जो है हिस्सेदारी नहीं रखता। तो इस अमेंडमेंट के तहत लाने की कोशिश करी गई थी। तो इसमें जो है इसको बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था। तो ऐसे भी इंटरप्रिटेशन होते रहते हैं। अमेंडमेंट कुछ ऐसे आते हैं जो क्लासेस की वजह से उभर कर आते हैं, ठीक है।
Parliament instantiate amendment to assets are preferred interpretation. Democratic politics allow different institutions to interpret the constitution and their power differently. ठीक है, पार्लियामेंट डिसएग्रीड विद द जुडिशियल रूलिंग एंड द अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ओवरराइड देम, कि भैया कोई भी जुडिशली मान लो कोई पहुंच गया कोर्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका एक मान लो कोई भी आर्टिकल ले लिया मैंने और वो जाके बोल दिया, कोई बंदा था मान लो कोई वीर बंदा आया और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के साथ बोल दिया कि बड़ा भाई देखो ये मेरे साथ तो ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का फंडा वो कर रहा है, मतलब ये जो सरकार द्वारा जो नया लॉ लाया गया है ये तो मेरे फंडामेंटल राइट को हर्ट कर रहा है ना। और जज ने भाई आया, अब जज ने कोई एक्ट पास कर दिया, का ऑर्डर दे दिया कि नहीं नहीं ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट जो है वोलेट कर रहा है। तो भैया क्या होता है, पार्लियामेंट की ईगो हट हो जाती है जब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो अमेंड कर देते हैं ओवर राइट करने को कि अरे अच्छा तुमने ये कर दिया, रुको हम एक कानून ही ला देते हैं नया का नया, ये हो जाता है भाई। और फिर बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं, कुछ अपने बंदे लड़ लड़ के पार्लियामेंट अपनी चला रहा है, जुडिशरी अपनी चला रहा है, तो ऐसे भी अमेंडमेंट हो जाते हैं। इशू इंक्लूड द कन्फ्लिक्ट ओवर द फंडामेंटल राइट, अधिकतर तो फंडामेंटल राइट के ऊपर ही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक तरफ जहाँ हमारा दाता बैठा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए जुडिशरी, दूसरी तरफ हमारे फंडामेंटल राइट बनाने वाला बैठा है, तो इनके बीच में लड़ाई होती रहे भाई, ठीक है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी था हमारा जो हटा दिया गया था, ठीक है। पार्लियामेंट ने अमेंड करा आर्टिकल 31 को कि नहीं भाई राइट टू प्राइड जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अमेंड होके जो है आपका दूसरे लीगल राइट में बदल दिया। तो ये चीज़ें हैं। कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट की बात करें तो 38, 39, 42 सबसे कंट्रोवर्शियल रहा है, सबसे कंट्रोवर्शियल रहा है आपका 42। भैया इतने गलत अमेंडमेंट करे गए हैं, इतने गलत कि कोई नहीं आज तक भुगतता है। भुगतना का मतलब यार कुल मिला के जो है क्या कहते हैं, आज तक कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट है, आज तक बना हुआ है पॉलिटिकल मुद्दे में, है ना। दुनिया भर के अमेंडमेंट आते हैं लेकिन कोई इतनी नहीं बात करता, लेकिन 42वां संशोधन ऐसा है जिसका हर कोई बात करता है, जो कि इमरजेंसी के समय आया था 1975 में, ठीक है। दे साउट टू मेक द बेसिक चेंजेस इन द, मतलब बिल्कुल बेसिक चेंज जो थे, प्रेम्बल को छेड़ दिया, उसमें कुछ भी जोड़ दिया, ऐसा ऐसा मतलब भाई जो मैं अपने टीचरों से सुनता रहा हूँ वही मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। 42 अमेंडमेंट एंड ओवरव्यू, एक बार ओवरव्यू मान लेते क्या है। एक केस था केशवानंदी भारती केस, ठीक है। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन रखा गया था कि भैया जब 42वां संशोधन हुआ था ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर के जो सत्यानाश कराया गया था लेजिस्लेचर पार्लियामेंट द्वारा वो जुडिशरी जानता है, लेकिन ये एक केस आया था केशवानंदी भारती केस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन की स्थापना हुई कि कौन सी चीज़ जुडिशियल रिव्यू के लिए है। और मतलब जुडिशियल रिव्यू तो एक खुद में एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का, कि भैया कौन सी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको नहीं छेड़ा जा सकता है। इस केस में हमारे जजेस ने उस इन बातों को बताया, ठीक है। लेकिन इससे पहले 42वां संशोधन आया था। 42वें संशोधन के समय क्या सिस्टम था कि भाई कुछ भी छेड़ा था, 42वें संशोधन के तहत कुछ भी छेड़ दिया, आपका बेसिक स्ट्रक्चर तक छेड़ा गया था, उसको चेंज कर दिया गया था अमेंडमेंट के तहत। जो चीज़ चेंज होने लायक भी नहीं थी, जो हो ही नहीं सकती थी, उसको भी चेंज कर दिया गया था। इवन द ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा वॉज एक्सटेंडेड टू फ्रॉम 5 to 6 ईयर, की 5 साल से 6 साल कर दिया था। इन द चैप्टर ऑफ द राइट यू हैव रीड अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। दे वर इंक्लूडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द अमेंडमेंट एक्ट 42 अमेंडमेंट ऑल्सो पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिव्यू पावर ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर था भैया, अगर कोई लॉ आ रहा है और गलत लॉ है तो उस पर तो जुडिशरी हक रखता है ना कि भैया वो लॉ गलत तो नहीं है, फंडामेंटल राइट तो नहीं है, हट कर वोलेट कर रहा, तो उस चीज़ पे भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं कर सकते रिव्यू। वाह, फिर तो तानाशाही चलेगी भाई, डिक्टेटरशिप पार्लियामेंट चलेगी अपने देश में। तो इस चीज़ को लेकर जो है हमारा जो है केशवानंदी भारती केस ने बहुत सपोर्ट करा था। उसमें दिखाया था कि कैसा जुडिशरी भी बाप है अपने देश में, एक ही नहीं है कि भाई एक ही अपने चला रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस अमेंडमेंट मेड चेंजेस टू प्रियम्बल तक को बदल दिया, 7वें शेड्यूल को बदल दिया, 53वां आर्टिकल को बिल्कुल चेंज कर दिया था। बेसिक स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब पढ़ते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। आपको पता है केशवानंदी भारती केस से आया था। पहला पॉइंट तो ये लिखना कि दिस बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन केम फ्रॉम द केशवानंदी भारती केस। इवोल्यूशन जो है इसका कई सारे जजमेंट के तहत आया, एक ही जजमेंट नहीं था, ठीक है। इट हैज सेट द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेसिफिक लिमिट सेट कर दी कि भैया कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। इट सेज दैट नो अमेंडमेंट कैन वोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बोला कि कोई भी
बेसिक स्ट्रक्चर नहीं छेड़ सकता। अब तुम बोलोगे भाई मनीष भाई ये बताओ कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। मेरे भाई बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सारी चीज़ें हैं संविधान में। फॉर एग्जांपल आपका जुडिशियल रिव्यू की पावर है जुडिशरी के पास कि वो किसी भी लॉ को चेक कर सकता है, चेक एंड बैलेंस कर सकता है कि वो फंडामेंटल राइट तो वोलेट नहीं कर रहा। ये जुडिशियल रिव्यू है। फॉर एग्जांपल आप इंटीग्रिटी को नहीं हटा सकते कि भैया नहीं, कोई भी जो बंदा आया कोई भी अमेंडमेंट के तहत इंटीग्रिटी पे सवाल उठा दिया। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट का किसी का एक कम्युनिटी का नहीं छीन सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं भाई, बहुत सारे उसमें पता लगता रहा है। कई कई अलग अलग आपका जो है ये क्या कहते हैं ऑर्डर्स आए हैं, जजमेंट्स आए हैं जिसमें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पता लगा। IR कोलू का केस था हमारा, केशवानंदी भारती का केस था हमारा, है ना। आपका ये जो शंकरी प्रसाद वाला केस था हमारा। तो ये सारे केस थे जिसमें हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पता चलता रहा है ना। कोई एक पार्टिकुलर चीज़ एक केस नहीं आया जिसमें हमारा कई सारे बेसिक स्ट्रक्चर बता देगा। लेकिन लार्ज अगर हम बात करें तो आपका केशवानंदी भारती केस था, डायरेक्ट बता देता कि भैया लिमिट लग गई, अब तुम्हारे पास कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते। It places the judiciary as the final authority in the deciding if an amendment violates basic structure and what constitute a basic structure। ठीक है, फाइनल अथॉरिटी जुडिशरी के पास ही भी है, कुछ भी कर लो। अगर कोई भी अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ेगा तो जुडिशरी के पास इतनी पावर है कि वो खुद से रिव्यू करेगा। हाउ जुडिशरी इंटरप्रिटेशन चेंज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे कि जुडिशरी इंटरप्रिटेशन ने हमारे संविधान का जो अंडरस्टैंडिंग चीज़ है उसको जो है इंटरप्रिटेट करा और चेंज करा। रिजर्वेशन इन जॉब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट एक्सीड द 50%। आज जो हम देखते हैं कि कोई भी रिजर्वेशन हमें मिल रहा है 50% से ऊपर नहीं बढ़ सकता। 50% के अंदर ही हमारा 27% OBC को है, 13% OBC SC ST को है, बाकी माइनॉरिटीज़ को है। ऐसा जो हमारे जो दे रखा है 10% जो है EWS को है। तो ये जो चीज़ है क्या है, ये चीज़ जो है 50 से ऊपर क्यों नहीं बढ़ रही, 51 क्यों नहीं हो रही। 50 पूरी जनरल में, जनरल में हर कम्युनिटी आ जाती है ना। क्या ये जनरल 50% की जो सीलिंग जी किसने लगाई है, जुडिशरी ने लगाई है ना। कोई लेजिस्लेचर ने नहीं लगाई, जुडिशरी ने लगाई है राइट्स बचाने के लिए। रिजर्वेशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लास, द सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर की भैया OBC के अंदर जो अमीर लोग हैं उनको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कुछ कुछ चीज़ों में या मेजर चीज़ों में। लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर है, जो गरीब हैं, OBC भी हैं और गरीब भी हैं सोशल इकोनॉमिक बेस पे, तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा। ये चीज़ भी किसने दी है, सुप्रीम कोर्ट के उससे आई है। दिस कैटेगरी वर नॉट एंटाइटल टू बेनिफिट अंडर द रिजर्वेशन। यही क्रीमी लेयर वाले मतलब OBC भी है, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास में भी आते हैं, लेकिन पैसा ठीक ठाक है इनके पास, तो इनको क्रीमी लेयर बोलते हैं। तो जुडिशरी ने भाई बहुत कंट्रीब्यूशन करा है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करने में, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, राइट टू प्राइवेसी हो, राइट टू लाइफ हो, लिबर्टी को लेकर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो है। लेकिन जुडिशरी का बहुत बड़ा रोल है अपने देश में, है ना। नहीं तो कब का हमारे नेता हमें क्या कर लेते, खा जाते। द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द पार्लियामेंट रिप्रेजेंट द पीपल, देयरफॉर इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव द अपर हैंड और द बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। कि भैया अगर हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव जो है, जो बैठे हैं डेमोक्रेसी पार्लियामेंट के अंदर, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, वो इनके दोनों के ऊपर हाथ रखे हैं। कहीं एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी न चलाने लगे, चाहे न्याय व्यवस्था अपनी मनमानी न चलाने लगे, वैसे नहीं चलाते। सबसे ज़्यादा जो चलाता है वो हम सबको पता है। एट द सेम टाइम देयर इज़ अ टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज़ गिवन पावर टू अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। Therefore, the supremacy of the parliament has to operate within this framework. Democracy is not only about the votes, people's representation. It's about the principle of rule of law. ठीक है, रूल ऑफ लॉ क्या है भाई, कि कोई कितना भी बड़ा हो, अगर कोई अंबानी है और वहीं अगर कोई गरीब है तो दोनों के लिए कानून सेम है। दोनों एक ही कानून के नीचे आएंगे, दोनों एक ही कानून की छतरी के नीचे आएंगे। बोलिए तो हो गई बोलने वाली बात, ठीक है। बाकी आप जानते हो पुणे वाला सीन। डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अबाउट डेवलपिंग इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल एंड मेंटेन अ बैलेंस विद ईच अदर। यहाँ पर हमारी वीडियो जो है ख़त्म हो जाती है और ये होप्स हो कि आपको ठीक लगा होगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोली होगी मैंने कंट्रोवर्शियल जो है ना। यहाँ पर सब चीज़ मैंने पढ़ा दिया, नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं। अगर आप भी इसको कॉपी में उतारोगे या कल एग्ज़ाम है आपका तो देख के आ जाओ, अभी है तो बेस्ट ऑफ लक, जाओ एग्ज़ाम में फोड़ के आओ अगर मेरी वीडियो से समझाए तो। एक बार और देख लो, देखना है तो आधे घंटे की वीडियो बनी है।